सोने की चमक जिस तरह से बढ़ी है उसमें चांदी की चमक फीकी लगने लगी है। ऐसा नहीं है कि चांदी ने रिटर्न कम दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगता है कि चांदी लैगार्ड है। हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो बाकी एसेट क्लास के मुकाबले चांदी कमजोर जरूर दिखती है, लेकिन चांदी की भी तेजी काफी दमदार रही है। चाहे वो 2025 की बात हो या पिछले साल की बात हो या हिस्टोरिकली भी घरेलू बाजार के खास करके। लेकिन चांदी को लैगार्ड इसलिए कहा गया है कि 2011-12 की जो तेजी थी, जो रिकॉर्ड लेवल इंटरनेशनल मार्केट में बने थे, उस लेवल को अभी भी चांदी ने सरपास नहीं किया है, उससे काफी नीचे है। यह चांदी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन चांदी के लिए अब अगला दौर, अगला चरण कैसा रहने वाला है, यही इस पैनल में हम चर्चा करेंगे। सिल्वर शॉपिंग हमने नाम दिया, जहां पर शॉपिंग की भी बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट की भी बातचीत होगी, और चांदी की चमक कितनी यहां से बढ़ने वाली है और चांदी में तेजी की आंधी कब आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं और मैं विश्वमोहन तो हूं ही, और हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे भी मौजूद हैं स्टूडियो में। राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के और देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी हैं। अजय केडिया हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी के और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट हैं फेस 360 से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत अमित जी आपके पास करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर पैनल देखने आता है ना, तो सबसे पहले उनकी इच्छा यही रहती है कि भाव के बारे में जान ले। तो चांदी के भाव के साथ ही शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे ले जाएंगे शो को। आपको क्या लग रहा है सर, चांदी में कितनी तेजी आपको दिख रही है? गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में कहा जा रहा है कि 100 के आसपास है, अब यहाँ पर चांदी में ज्यादा दम दिख रहा है। सारे दलीलें बता दीजिए, कौन सी ऐसी दलीलें हैं जो चांदी को यहाँ से ड्राइव कर सकती है? विश्वमोहन जी देखिए, चांदी के फेवर में दलीलें काफी हैं। गोल्ड हम्म। सिल्वर रेशियो अभी 100 के करीब चल रहा है, और ये मार्च में ये रेशियो 90 के करीब था, और अप्रैल में ये ऊपर में ये रेशियो 107-8 भी चला गया था। तो वहां से देखा जाए तो चांदी ने गोल्ड को काफी आउट परफॉर्म किया। अगर मैं अप्रैल के हाई पॉइंट से देखूं, जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 107-8 था और अभी वो 100 के करीब है, तो चांदी ने तकरीबन 6-7% आउट परफॉर्म किया। मगर अगर मैं मार्च से कंपेयर करूं तो चांदी ने अभी भी 10% आउट अंडर परफॉर्म किया है। और ये तो बात केवल कुछ दिन या एक महीने की है। अगर आप पिछले 13-14 साल की जर्नी की बात करें, तो जैसा आपने बहुत बखूबी कहा कि $1900 का गोल्ड की पीक लगी थी 2011 में, जो कि इस बार $3500 की पीक लग गई, और अभी भी जो है वो 3300 के ऊपर चल रहा है। और इसी बीच में जो है वो चांदी अभी भी 2011 के पीक से जो है वो काफी डाउन है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा चांदी लगातार 5वां साल डेफिसिट में चल रहा है, जहां पे कि सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है। और एक और चांदी के फेवर में चीज है, और वो ये है कि इसकी इंडस्ट्रियल यूसेज आज से केवल 5 साल पहले चांदी की इंडस्ट्रियल यूसेज आउट ऑफ द टोटल डिमांड वो केवल 55-56% थी, और वो अब बढ़ के जो है वो मोर देन 80% पे आ गई है। तो ये तो सारी जो है वो चांदी के फेवर में चीजें हैं। मगर चांदी के अगेंस्ट जो है वो 2 चीजें हैं। नंबर 1, ऐसा लगता है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक स्लो डाउन ऑब्लिक डीप रिसेशन की तरफ अग्रसर है। और अगर ऐसा होता है तो जितनी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं वो ज्यादा गिरेंगी। और चूंकि चांदी जो है वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कमोडिटी बन गई है, 80% ऑफ द टोटल सिल्वर डिमांड कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूजेस। तो अगर वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आएगा, और उस केस में चांदी में जो है एक बड़ा फॉल आ सकता है। और जितने भी पीछे 25 साल में जितने भी रिसेशंस आए हैं, उन सब में चांदी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है सोने को, और ऐसा फिर भी हो सकता है दोबारा भी। और एक आखिरी पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि चांदी एक किस्म का कंसेंसस ट्रेड बन गया है पिछले कुछ हफ्तों में, जहां पे कि बहुत सारे लोग ये कहने लग गए हैं कि भाई चांदी बहुत बुलिश लग रहा है, चांदी बहुत बुलिश लग रहा है। और ये अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब कोई ट्रेड कंसेंसस ट्रेड बन जाता है तो उसमें ठीक है, इन दी वेरी शॉर्ट टर्म हो सकता है 2-4-5% की जो है वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखे या आउट परफॉर्मेंस दिखे। बट इवेंचुअली जो है वो कंसेंसस ट्रेड जो है वो इट रिजल्ट्स इन अ बिगर फॉल। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं विश्वमोहन जी, जो मैं आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक सवाल के साथ राहुल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात की जो आम निवेशकों के मन में है, जो इस समय तमाम नैरेटिव्स के बीच में उनके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल है कि क्या
ये बेहतर समय है चांदी की तरफ शिफ्ट होने का, चांदी को एक विकल्प के तौर पे देखने का, और छोटे निवेशक आखिर क्या करें? सी अभी चांदी की जिस हिसाब से तेजी मंदी हुई है इतने सालों के अंदर, इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो गया है। वो हर कोई रेट पे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता है, वो एक बड़े करेक्शन का वेट करता है, बड़े करेक्शन में चांदी में इन्वेस्ट करता है और वापस रेगुलरली प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। तो ये अब हम लोग काफ़ी टाइम से हमें देखने जा रहा है कि निचले भाव में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऊपरी भाव में वापस लोग माल बेच देते हैं, वो चांदी को पकड़ के नहीं चल रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने मिली है कि इतनी चांदी के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई होने के बाद में भी जब चांदी के बर्तन लेने लोग आ रहे हैं तो पुरानी चांदी नहीं आ रही है। तो पुरानी चांदी आज भी वो लोग संभाल के रख रहे हैं, वो रिप्लेस नहीं कर रहे। जो घर पे चांदी पड़ी है वो घर पे रहने दे रहे और निचली भावों पे और चांदी खरीद रहे। तो इन्वेस्टर स्मार्ट हो गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन्वेस्टर्स स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन गोल्ड में रिसाइकल काफी काम हो रहा है, पुराने एक्सचेंज काफी हो रहा है। केडिया जी, मैं आपसे अब ये सवाल करूंगा, लेकिन चांदी में उस तरह के रिएक्शंस, उस तरह का रिस्पांस नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल्स की उन्होंने बात की और पुराने आंकड़ों की बात की अमित जी ने, आप भी काफी रिसर्च रिपोर्ट बनाते रहते हैं, रेगुलर शेयर भी करते हैं, लेकिन उनकी जो एक दलील थी वो काफी पसंद आई, क्योंकि हम लोग भी 15-20 साल हो गए इस मार्केट को देखते हुए। जब भी इस तरह के स्लो डाउन की स्थिति बनती है, भले ही चांदी आपको बहुत ही वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता दिख रही हो, लेकिन आप जब भी इस तरह के स्लो डाउन आते हैं, चांदी में तेज गिरावट आती है, बहुत वनरेबल होता है। और चांदी हालांकि वहां से पिकअप भी बहुत करती है। आप कोविड में देखे, 2008 की मंदी में देखे, शुरुआत में बहुत गिरावट आती है। अगर उस तरह का अंदेशा इनको लगता है। दूसरी जो उनकी दलील थी वो बहुत अच्छी दलील थी। एक दलील ये थी कि जब हार्ड फैक्टर काम करने लगे किसी भी चीज में, तो वहां पे दूर हो जाए। ये सारे एसेट क्लास के लिए लागू होता है कि हर आदमी अगर तेजी में है तो आप दूर रहो। हो सकता है कि 5-10% तेज हो जाए, 1-5 तक चला जाए, लेकिन आपके पास गिरावट की भी संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। उन दोनों तर्क को देखते हुए फिर आप अपनी रीडिंग बताएं सर चांदी पर। नमस्कार शुभ जी। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल अमित जी ने जो फैक्ट्स एंड फिगर बताए, हमने इससे पहले भी जब डिस्कशन कर रहे थे गोल्ड पे, तो वो एक हवा बनी हुई है जिसकी वजह से सब दूर रहना चाहते हैं। बट इसमें 3-4 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले, चांदी मुझे लेना चाहिए, यस। अगर गोल्ड से चांदी को कंपेयर करूं तो रेशो जो हम बात कर रहे थे 50 सालों में, रेशो नीचे में अप्रैल 2011 में 32 का लो मारा था और हायर साइड में हमने 128 का हाई मारा था पेंडेमिक के समय पे। बिल्कुल। इसका एवरेज भी निकालो तो 70-72। ओके। अब आज अगर 100 के करीब खड़ा है, ठीक है, अभी आनंद फान में मुझे भी लगता है कि 107-108 चले जाएगा, लेकिन 2011 की रैली और अभी में बहुत फर्क है। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, जैसे राहुल जी के साथ अभी मैं बात भी कर रहा था, तो पहले आज आप देखिए 15 साल पहले इंडस्ट्रियल कंजम्पशन क्या था, लिमिटेड था, लेकिन आज चांदी ग्रीन एनर्जी में, इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़े, जबकि इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन में अभी भी ज्यादा नहीं आई है। सेकेंडली, आज ठीक है हवा जरूर बनी हुई है, लेकिन उसके पीछे डेटा दिखाई दे रहा है। हाँ, चांदी अब तक हम देख रहे थे, कभी भी 2008 का भी जब करेक्शन आया तो हमने 8 से लेकर 11 के बीच में तेजी देखी, फिर एक बड़ा फॉल या टाइम करेक्शन में आ गया। ऐसा ही हमने 1980 में देखा, हंट ब्रदर के टाइम पे भी $50 का हाई मारा, उसके बाद एक समय तक लगा। लेकिन अब अगर हम पिछले 2 बड़े क्रैश को आज से कंपेयर करें, तो अब इंडस्ट्रियल यूज केस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज अगर हम ईवीज में या सोलार में ये जो कंजम्पशन जो बढ़े हैं, ये अब खत्म नहीं हो सकते। आज भले कच्चा तेल 83 से 63 आ गया है, लेकिन जो यूज केस बढ़ना चालू हो चुका है, ये फिनिश नहीं हो सकता है। सर, लेकिन आप लोगों ने बात की कि गोल्ड में भी काफी गिरावट की संभावना है, तो ऑलरेडी रेशियो फिर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा अगर गोल्ड अगर ज्यादा गिर जाए चांदी से तो। बिल्कुल, देखिए रेशियो एक है कि 100-105 के करीब समझो है। अब यहां से अगर रेशियो को ड्रॉप करना है तो इसका मतलब है सोने में गिरावट आएगी और चांदी में तेजी, एक ये नैरेटिव है। या ये भी हो सकता है कि सोने में अगर 10% की गिरावट आएगी तो चांदी मात्र 2-3-4%, जो अभी रिसेंटली हमने देखा भी है। तो इस ढंग से मुझे लगता है कि हाँ, गोल्ड में अगर गिरावट आती भी है ना, तो एज ऑफ नाउ चांदी थोड़ी स्टेबल रहेगी, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन जो है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है। हाँ, ये जरूर नैरेटिव बना हुआ है कि जो लोगों की रैली गोल्ड में रह गई है, तो चांदी को हम बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, गरीबों का सोना, तो लोग अब आने लग गए हैं। जिस ढंग से सोना महंगा हुआ है, तो आई थिंक राहुल जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, सिल्वर ज्वेलरी का ट्रेंड भी बढ़ा है और जो ETF के अंदर इन्फ्लोज भी है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। तो मुझे लगता है अभी भी चांदी अंडरटोन है। और मैं जो 50 साल का डेटा देखता हूं, तो डेफिनेटली पहले के डेटा में अभी में फर्क क्या है कि डेटा अब इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल डिमांड को देखते हुए बैक करके चल रही है। तो आई थिंक जो एक नैरेटिव सेट है
कि रेशियोज में जो फॉल दिख रहा है, मुझे लगता है चांदी में अभी भी दमखम है एज कम्पेयर टू गोल्ड। हाँ, लेकिन चांदी चंचल है। जो 2011 में हमने एक बड़ा फॉल देखा या 1980 में देखा कि $50 से काफ़ी बड़ा फॉल आया, तो इस बार मुझे लगता है कि वो फॉल थोड़ा सा मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अभी भी अगर हम देखें तो एक सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है मेरे को कि $50 से जो कमोडिटी आज भी 30-40% सस्ती है और वहीं गोल्ड न्यू हाई टू हाई मार रहा है, तो ये जो गैप है ये फुलफिल होने जरूर आएगा, जिसका मतलब है चांदी में रिस्क या हम बोल सकते हैं रिटर्न के ऊपर जो रिस्क देखे वो बहुत मिनिमल है एज कंपेयर टू गोल्ड। ठीक है सर, अब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में उस प्राइसिंग की भी बात होनी चाहिए जो पिछले एक साल में चांदी में नजर आई है। इस प्राइसिंग को कैसे देखते हैं और थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, इंडस्ट्रियल डिमांड का असर पड़ता कैसे है चांदी? देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट 5 साल में चांदी चली क्यों नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट 2000 से नहीं, 2016 से अगर आप देखोगे तो ट्रेड वॉर की आहट वहां से स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रिसेशन का फियर बना हुआ था। फिर आ गया कोविड के बाद रशिया यूक्रेन आ गया, अब ट्रेड वॉर आ गया। तो बैक टू बैक पिछले 8-10 सालों में जो इंडस्ट्री में एक बूस्ट मिलना चाहिए था, बूस्ट मिल रहा है। अभी भी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक हाइप बननी चाहिए थी डिमांड की लेकर, वो अभी तक नहीं बनी। इसके लिए चांदी एज ऑफ नाउ रेशियोज में अगर हम देखें तो दिखाई दे रहा है कि अभी तक मूव आउट नहीं हुआ है। सेकेंडली, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की अगर बात करें तो जिस ढंग से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे यूसेज बढ़ रहा है। जैसे हमने 2011 में देखा था जब चांदी ने 70-72 हज़ार का हाई मारा था, तब भी हवा ये बन रही थी कि 1 लाख हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो टाइम पे इंडस्ट्रियल यूज केस उतने नहीं थे जितने आज हमको एवेन्यूज दिख रहे हैं। तो पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में जिस ढंग से हम ईवीज के अंदर, सोलार में या 5G टेक्नोलॉजी में जो रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कंजम्पशन बढ़ रहा है। अभी भी आप अगर डेटा देखेंगे, जिस ढंग से ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट में जो डिमांड बढ़ी है सोने में, उतनी अब तक चांदी में नहीं आई है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड ही अभी तक होल्ड कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ता हुआ जाएगा, इमीडिएटली हम देखेंगे एक स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक एज कंपेयर टू गोल्ड मुझे लगता है कि रिवॉर्डिंग ज्यादा चांदी रहनी चाहिए। ओके सर, आपने ये बात की केडिया जी कि रिस्क यहाँ पे कम है, रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, तो वो रिस्क कितना है, कितने % का, ताकि लोग ध्यान में रखें? देखिए, अगेन चांदी में हमने पास्ट में भी देखा है, जैसे मैंने वर्ड भी यूज किया, चांदी चंचल है, तो वॉलिटिलिटी तो डेफिनेटली, वो चंचलता कितनी दिखेगी? चंचलता कितनी दिखेगी? तो मुझे लगता है कि देखिए, जिस ढंग से हमने रिजेक्शन देखा है 3450 का कॉमेक्स में, मुझे लगता है एक बार प्राइजेस $27-28 तक का स्पाइक कर सकती है नीचे। या डोमेस्टिक मार्केट में हमने बार बार में 1 लाख का रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा है। हमने अक्टूबर में 1 के ऊपर गए, अभी भी हम 1 के ऊपर गए, बट सस्टेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक नीचे में 82-83,000 तक का लेवल मोटा तक लोग, ये बहुत अहम तो सवाल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, लास्ट ईयर जब हमने दिवाली पे जो सेशंस किए थे, तब मैंने 2025 का आउटलुक रखा था, जहां पे मैंने बताया था फर्स्ट हाफ तेजी का है, सेकंड हाफ करेक्शन का है। तो मुझे लगता है फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन पे है, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी रैली मिली। सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि ये अगस्त सितंबर तक है ना, मार्केट एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद एक टाइम करेक्शन लेता हुआ चलेगा, बट रिवर्सल चांदी में ज्यादा अच्छा ओके, तो ये 1 साल का आप रेंज बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ, बाकी फिर दोनों मेहमानों से भी मैं चांदी का रेंज पूछूंगा, फिर बाकी सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट पे चलेंगे। मुझे लगता है अगले अक्षय तृतीया तक की बात करें हम लोग, तो नीचे में मुझे लगता है कि चांदी लेट से 80 से 82,000 तक का एक वर्स्ट इन केस मुझे लगता है स्पाइक देखने मिल सकता है। लेकिन हायर साइड पे मुझे लगता है 1.25 लाख से 1.30 तक का रेंज हायर साइड में मार सकता है। तो 1,30,000 और नीचे में 80,000 रुपए। Yes. राहुल जी, आप अपना रेंज बता दीजिए, फिर मैं अमित जी से भी अपना रेंज पूछूंगा। आपको क्या लग रहा है अगले 1 साल में चांदी नीचे में कहां तक जा सकती है? अगर वो टाइम फ्रेम भी बता दे तो और आसानी होगी हमारे खरीदारों को, और ऊपर में क्या रेंज होगा? से नीचे में मुझे दिखना रहा है 87,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पे अगर 1,02,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो चांदी इमीडिएटली 1,15,000 से लेके 1,25,000 तक आ सकती है। ओके, 1,15, 1,25 तक के भी टारगेट टॉप लेवल देख रहे हैं। और नीचे में 87,000 आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर बहुत स्लो डाउन जैसी स्थिति या कुछ अलग स्थिति, विपरीत स्थिति ना हो, तो आपको लग रहा है इस तरह की तेजी। अमित जी, इस सेगमेंट में पहले हम यही बात कर लेते प्राइस को लेकर, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है चांदी की चाल कैसी रहेगी अगले 1 साल में? क्या आपको लग रहा है कि चांदी में इस तरह की तेजी आएगी? 1,15 और 1,25, 1,30 की भी बात हो रही है टॉप लेवल की। आप सहमत है क्या? कन्विंसिंग है क्या? कन्विंसिंग तर्क दे रहे हैं क्या हमारे दोनों मेहमान? देखिए विश्वमोहन जी, मैं केडिया साहब के साथ एक चीज पे तो मैं एग्री करता हूं, जो उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में जो है वो मंदी आनी चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। तो वहां पे जो है मेरा भी यही मानना रहा है कि
सेकेंड हाफ में जो है हमें दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में, सोने चांदी में हमें करेक्शन देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिनारियो बन रहा है जहां पे कि सेकेंड हाफ में एक एसेट डिसलोकेशन होने की संभावना है। जैसे आपने अप्रैल में आपने एसेट डिसलोकेशन देखा विश्व मोहन जी, और आपने देखा कि जो चांदी 1 अप्रैल को $34 के ऊपर थी, 34.30-40 के करीब का हाई था उसका 1 अप्रैल को, और वो चांदी जो है आपने $28 का भाव भी देख लिया अप्रैल के महीने में। तो यानी कि विद इन कोई 10-12 दिन में आपने चांदी में जो है वो 20% की मंदी देखी है। मुझे लगता है एक सिनारियो दोबारा बन रहा है कि सेकेंड हाफ में शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एक दोबारा से डिसलोकेशन होगा, और इस डिसलोकेशन में सोना और चांदी दोनों गिरेंगे। और जिस तरीके से आपने कोविड के समय में देखा था कि सोना चांदी दोनों गिरे थे। सोना जो है $1700 से जो है $1460 आया था बिटवीन फरवरी एंड मार्च 2020, और इसी बीच में चांदी जो है $19.5 से $12 के नीचे चले गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि चांदी इस बार जो बॉटम बनेगा वो तकरीबन कोई $25-26 के रेंज में मेरा बॉटम आ रहा है। यानी कि जो अप्रैल का बॉटम है वो महज $28 था। मुझे लगता है कि वो बॉटम टूटेगा और नीचे में $25 तक का हमें लेवल देखने को मिल सकता है चांदी में। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो मुझे अपसाइड यहां से बहुत ज्यादा नहीं दिखता है विश्व मोहन जी, क्योंकि जो अभी इसके मार्च अप्रैल के हाई लगे हैं उन हाई को एक तो तोड़ना मुश्किल लग रहा है मुझको, 34.5 का जो लेवल है, और अगर वो तोड़ा भी तो मुझे 35, सवा 35 से ऊपर की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से अपसाइड जो है आप मान के चलें कि कोई 5%, 6% का अपसाइड आप लेके चलें, और डाउनसाइड जो है आप कम से कम 25% का जो है आप डाउनसाइड लेके चलें। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वो चांदी खरीदने के फेवर में नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो चांदी बेचने के फेवर में है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपसाइड जो है वो 5-6% से ज्यादा नहीं दिख रहा है, और डाउनसाइड जो है वो 25% से कम नहीं दिख रहा है मुझको। तो अपसाइड में 5 से 6% तक का ही पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन डाउन साइड में 25% तक का करेक्शन साफ तौर पर गोयल साहब को नजर आता हुआ। गोयल साहब, ऐसे में फिर सवाल उठता है जो हम इस पूरे सेगमेंट के दूसरे हिस्से में आते हैं कि फिर खरीदारी का जो इन्वेस्टमेंट का और बाकी का जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, वो कहाँ नजर रखनी चाहिए? देखिए, अगर आप मल्टी एसेट की बात करें तो मुझे लगता है कि फिक्स्ड इनकम स्पेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। टाइम टू टाइम ऐसा होएगा कि गोल्ड सिल्वर में एक शार्प डाउनफॉल आया। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, 15 नवंबर को गोल्ड का भाव $2535 आ गया था, और 31 अक्टूबर, ये 2024 की बात हो रही है, 31 अक्टूबर 2024 को सोने ने अपना टॉप लगाया था कोई $2890 का, और वही सोना अगले 2 हफ्तों में घट के रह गया था 2535। तो 2535 पे हम लोग जो है काफी ज्यादा बुलिश हो गए थे। हालांकि मैं मानता हूं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सोना $3500 भी आ जाएगा अगले 6 महीनों में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक मल्टी एसेट मल्टी स्ट्रेटजी अप्रोच लेके चलें तो टाइम टू टाइम गोल्ड सिल्वर में बहुत डीप करेक्शंस आएंगे, वो आपको खरीद के ऊपर में बेचना है। इक्विटी में डीप करेक्शंस आएंगे, वो खरीद के आपको ऊपर में बेचना है। और अगर मैं सदाबहार एसेट की बात करूं तो मुझे अगले साल 2 साल के लिए फिक्स्ड इनकम, सेफ हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई थिंक नेक्स्ट पर्टिकुलरली अगले जो साल 2 साल हैं वो थोड़े ट्रबल्ड हैं, मगर मुझे लगता है कि सोना जो है अगले 1 साल में बॉटम आउट कर जाएगा, और शायद हो सकता है चांदी भी उसमें बॉटम आउट कर जाए। इक्विटी को शायद बॉटम आउट करने में उससे ज्यादा का समय लग सकता है। सो आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी एनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। हम लोग बुलियन में भी काम करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, ग्लोबल इक्विटी में भी करते हैं, करेंसीज में भी करते हैं, फिक्स्ड इनकम में भी करते हैं। सो देयर विल ऑलवेज बी अपॉर्चुनिटीज, मगर यहां पे गोल्ड सिल्वर को लंबी अवधि के लिए खरीदना यहां पे मैं सलाह नहीं दूंगा। चांदी ये हो सकता है कि चूंकि अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को, और गोल्ड सिल्वर रेशियो 107 से 100 आया है, ये हो सकता है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में गोल्ड सिल्वर रेशियो 95, 96, 97 आ जाए तो चांदी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर जाए। बट आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव गोल्ड सिल्वर दोनों ही मुझे डाउनसाइड ज्यादा दिख रहा है। से पूछूंगा, वक्त कम है। अब खरीदारी कैसे करनी चाहिए? आप तीनों एक्सपर्ट्स हैं, ये तो मानते हैं कि यहाँ पे करेक्शन है, तो कितना कितना खरीदे? अब बॉटम
कि एकदम आखिरी छोर पे ही मुझे मिल जाए कोई एसेट क्लास, ये कभी संभव है नहीं, तो कैसे खरीदारी करें? देखिए बिल्कुल आपने सही बोला कि बॉटम मिल जाए, और बॉटम प्रेडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं पिछले समय। तो मुझे लगता है जैसे हम इक्विटी में एसआईपी बात करते हैं तो वो एक्चुअली सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली जो मैंने 80-82 का रेंज बताया है वो मुझे लगता है अगले 6 महीने में एक स्पाइक करेगा, बट वो बॉटम हमें पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है रादर देन हम बॉटम फिशिंग करना जाए कि लोएस्ट ही मेरे को मिले, मुझे लगता है कि जैसे ही हम 88-90 की तरफ आते हैं तो एक एसआईपी के माध्यम से, क्योंकि आप डिजिटल गोल्ड भी है, ETF भी है हमारे पास, या फिजिकल भी जिसको लेना है, तो एक फेज मैनर में लेंगे ना तो आई थिंक वो एक बेटर रहेगा। क्योंकि आप सोचोगे कि जब अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर देखा जब गोल्ड में ड्यूटी एडजस्टमेंट हुए थे तब हम सोचे थे और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो कभी भी ये बन नहीं पाएगा। तो आई थिंक नीचे में अगर 88 के नीचे जैसे ही जाती है आप छोटा छोटा एक पीस में लेना स्टार्ट करें तो आई थिंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। राहुल जी, अब आपसे आखिरी सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षय तृतीया में लोगों की खरीदारी चांदी की काफ़ी होती है क्योंकि अफोर्डेबल भी है छोटी जगहों पे। कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर के लिए कुछ बेहतर टिप्स दे दीजिए ताकि उनको खरीदने में आसानी हो, क्या क्या ध्यान रखे वो? चांदी जब भी खरीदे आप कोशिश करिए कि चांदी हॉलमार्किंग के बिना सामान मत लीजिए। हॉलमार्किंग बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 35 रुपया पर पीस का लगता है। लेकिन छोटे शहर में जहाँ पे हॉल मार्किंग सेंटर ही नहीं देंगे। नहीं देखो, क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो इसलिए वो नहीं तैयार है। अगर आप ज्वेलर से रेगुलरली मांगो कि मुझे हॉलमार्क के बिना चांदी नहीं लेनी है तो वो भी कोशिश करेगा कि चांदी का हॉलमार्किंग वाला बर्तन ही भेजे। इनकेस कोई कारण से वो हॉलमार्किंग नहीं अवेलेबल है वहाँ पे तो आप उसको बोलो कि वो प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेविंग करवा दे कि चांदी की प्योरिटी क्या है, ताकि आप जब वापस उसको बेचने जाए तो वो प्योरिटी की आपकी निश्चिंत हो कि वो प्योरिटी से वापस आप बेच सको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी जो आप सामान ले रहे हो वो क्वालिटी का स्टैंपिंग होना ज़रूरी है या हॉलमार्किंग होना ज़रूरी है, और जो भी आप ज्वेलर से ले रहे हो उस पर बिल पे लिखवा के लीजिए कि प्योरिटी क्या है चांदी की। शुक्रिया राहुल जी आपका, केडिया जी आपका, और अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हम दोनों को भी अब इजाज़त दीजिए। तो गोल्ड महाकुंभ के जरिए हमारी कोशिश यही थी, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, इन्वेस्टमेंट से लेकर शॉपिंग तक की बात की जाए। तो गोल्ड महाकुंभ की इस पाठशाला को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।